3 दिनों तक लगातार रिकॉर्ड बनाने के बाद क्या आज फिर चौथा दिन होगा एक नए रिकॉर्ड का दिन, या फिर आज दिखेगा सीमित दायरे में कारोबार? कैसा रहेगा आज का ट्रेड और क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन हमारी स्क्रीन पर होने वाला है 3 दिन तेजी की हैट्रिक। क्या आज ये चौका बनते हुए दिखेगी, इस पर लेंगे अनिल जी की राय। इतने सारे अपडेट्स आए उस पर भी जानेंगे, और जो बड़ी खबर आई एक और मेगा मर्जर के लिए हो जाए तैयार, उस पर भी सर अपनी एनालिसिस करने वाले हैं। बट उससे पहले सर आज के जो अहम ट्रिगर्स हैं चलिए। बिल्कुल ट्रिगर्स दीप ग्लोबल बाजारों से सुस्ती के हैं और अमेरिकी बाजार बिल्कुल ठीक वैसे ही बंद हुए जैसे उन्हें लंबे छुट्टियों के पहले बंद होना चाहिए, या फिर छुट्टियों वाले वीकेंड, लंबे वीकेंड के बीच में होना चाहिए। आधे दिन के कारोबार में 10 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिखा है आपको डाउ। बिल्कुल सुस्ती वाला मामला रहा है। नेस्डैक वगैरह में भी बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार रहा, 25 पॉइंट ऊपर वहाँ पर, और S&P। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि बंद हरे निशान में ज़रूर है। लेकिन NBFC और बैंक्स के बीच में मर्जर का दौर और आगे बढ़ता दिख रहा। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड के मर्जर को दोनों कंपनी के बोर्ड ने दे दी है मंजूरी। पूरा करेंगे विश्लेषण, किसको कितना फ़ायदा होगा और स्टॉक्स कहाँ कितने दाम तक आगे ऊपर जा सकते हैं, उसका होगा विश्लेषण। बजाज फाइनेंस हुआ, NBFC सब तरफ यही छाए हुए और बेहद दमदार क्वार्टरली अपडेट बजाज फाइनेंस की तरफ से आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में एक्शन की कहीं कोई कमी नहीं, चाहे जो IPO खुले हों, बंद होने वाले हों, नए खुलने वाले हो या लिस्ट होने वाले हो, हर एक जगह आज आपको एक्शन। और आज का एक्शन HMA एग्रो की लिस्टिंग का है। वहीं एक नया IPO सेंटको गोल्ड भी खुलने जा रहा है, और PKH वेंचर आज अपना आखिरी दिन है IPO बंद करने का। तो हर तरह का एक्शन आपके लिए IPO मार्केट में भी। नया खुल भी रहा है, नया लिस्ट भी हो रहा है, और एक ऑन बंद भी हो रहा है। सारी चीजें चल रही हैं। ये है, और लिस्टिंग तो है ही। लिस्टिंग तो है बिल्कुल। तो बहुत सारा एक्शन है सर। कहाँ से शुरुआत करेंगे? आई थिंक रिकॉर्ड से शुरुआत करते हैं सर। हैट्रिक हो गई है बिल्कुल, तो जरा 3 दिनों से लगातार हैट्रिक है। और बढ़िया बात ये है कि आप डे हाई पर जाकर बंद हो रहे हैं, लाइफ हाई के आसपास बंद हो रहे हैं। और कल की निफ्टी की क्लोजिंग से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। कल लाइफ हाई से 10 पॉइंट दूर बंद होना डे हाई पर। आप देखो, ये देखो चार्ट देखो, डे हाई पर मजा आया। मुझे याद है जब वो 1-1, 2-2 पॉइंट से रह रहा था, ऑलमोस्ट 10 दिन हम रोज इंतजार कर रहे थे, नहीं हो रहा था। जिस दिन हुआ, वेडनेसडे था, पिछला वेडनेसडे, आपने कहा था कि 1-2 पॉइंट से ओपनिंग पर हो जाए उसका मजा नहीं है। उसके बाद जब आए थोड़ा सुस्त हुआ, उसके बाद जो मूव दी अनिल जी, 400-500 पॉइंट तो ऐसे ही आ गए, कुछ रुका ही नहीं बीच में। बात इसलिए बार बार चिल्लाते लगे 44,500 के ऊपर गलती से शॉर्ट मत रहना। निफ्टी लाइफ हाई 18,900 पार कर दे तो शॉर्ट नहीं रहना। आप 400 पॉइंट बढ़ने में टाइम नहीं लगा, राइट। और बैंक निफ्टी में आप देखिए करीबन 850 पॉइंट नॉन स्टॉप आप भाग गए, और शॉर्ट काटने का मौका नहीं दिया, एक भी बार मौका नहीं दिया। आप गैप अप ओपनिंग पे आप काट नहीं पाते, इंतजार करते नीचे आएगा, दिन के दौरान एक भी बार नीचे आया नहीं। और पिछले 2 दिनों से आप देखिए हमने शॉर्ट करने की राय दी ही नहीं। मैं दे ही नहीं रहा कि शॉर्ट करने की राय कहीं बनती है। आज है, लेकिन आज है, हाँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है आज जी, इंटरेस्टिंग है। आज ऊपर में शॉर्ट करने की राय नहीं है। अच्छा, हाँ, ऊपर में शॉर्ट करने, हाँ, लेकिन है तो बड़ी इंटरेस्टिंग रहा है। बट इन एनी केस पहले जो लाइफ हाई का मूवमेंट है उस पर डिस्कशन करते हैं। दीप आज के लिए दीप, डिप और डीप, इन 3 शब्दों में मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन है। तो शब्द मुझे बोलना था डिप, बोल दिया डीप। हाँ, तो और ये 2 शब्दों का यूज करना था। डीप करेक्शन नहीं आएगा, और पहले डिप में खरीदना है, डीप के साथ। तो इन 3 के बीच में इतना मेरा वो इंटरेस्टिंग होना जरूरी बनता है। सो आज की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज की थी जी, और वो ये है कि पहली डिप पर खरीदना है। पहले डिप पर, हाँ ठीक है। अभी भी भरोसा है सर पहले डिप का? आए तो, नहीं आए तो आपका क्या ले गया? नहीं आए तो कोई बात नहीं। अपने रोज एक ही बात करें कि आपकी जो पोजीशन तेजी की है वो बनाए रखिए, ओवरनाइट रखिए। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं आया कि आप छोड़ के जाए जी, करेक्ट। आज सुस्ती के संकेत हैं। हाँ, बड़े दिनों बाद आप फ्लैट खुल रहे हैं जी। मेरे ख्याल से तो ऊपर ही खुलेंगे, फ्लैट नहीं खुलेंगे। फिर भी चलो, अमेरिका से आपको ज़्यादा ट्रिगर्स है नहीं, एशिया से भी मेरे ख्याल से मिले जुले से संकेत है। कोई खास एशिया में बड़ी तेजी मंदी का माहौल है नहीं। हांगकांग, ताइवान ऊपर है, शंघाई निकी थोड़ा सा नीचे है, कोरिया, सिंगापुर सुस्त है। सो आई थिंक कोई खास संकेत नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट भी बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने चुकिएगा तो आज की स्ट्रेटेजी जो है, जो बदलाव है वो ये कि पहले डिप पर खरीदना है। और तेजी के मार्केट का बहुत क्लियर कट संकेत ये होता है दीप की पहली डिप को खरीदा जाता है, बस पहली डिप दिन के दौरान। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि पहली डिप जो है ना, वही थोड़ी दूर है, नजदीक नहीं है। कैसे? निफ्टी पर
19,190 से 19,235 की पहली डिप होती है। तो मैं आपको इतना याद रखने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, 19,200 19,250 राउंड फिगर में लिखा है। ये पहली डिप है निफ्टी की, इस रेंज में आपको खरीदना है, 19,200 के आसपास जितना खरीदें, 19,200 250 के आसपास ये पहली डिप आए। अगर गलती से आज निफ्टी इस रेंज में आता है तो आपको खरीदना है। ओके, गॉट इट। ठीक है, ठीक है। इंतजार न करें लंबी डिप का, लंबी आई तो और खरीदेंगे, आनी नहीं है, अगर आई तो और खरीदेंगे। ठीक है, क्लियर है। बैंक निफ्टी 44,750 44,900, ये 150 पॉइंट की रेंज है पहली डिप। 900 800 750 2-3 टुकड़ों में इस डिप में खरीदना है। सो आप अब पहले तो अपने क्लियर कर लो कि बाय ऑन डिप्स की जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसमें अपने को क्या करना है। तो ये डिप आए तो खरीदना है, ये पहली डिप है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थोड़ा तो आगे के लिए भी रखता हूँ, जब स्ट्रेटेजी में बताऊंगा, वहाँ आए तो और ऐड करना है। अच्छा, आएगा नहीं वहाँ पर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज स्ट्रेटेजी है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में पहली डिप पे लेने की स्ट्रेटेजी रखनी है। गॉट इट। बहुत क्लियर है। ठीक है। ठीक है। नेचुरली 3 दिनों से हाई बना रहे हैं, 4-5 दिनों से हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं तो रुकेंगे, रुकना भी चाहिए। और अगर हल्का फुल्का करेक्शन आ भी जाता है तो बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। सो वैसे कोई ऐसे बड़े करेक्शन के संकेत अभी है नहीं, और अभी भी मतलब लोगों को पूरा बिलीफ नहीं है इस तेजी में। अभी भी लोग लग रहा है ज़्यादा बढ़ गया, बहुत भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो है ना, वो है मिसिंग वाली। क्या होता है, अगर मैंने तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैंने नहीं किया, मैं ना वो तेजी को ही दोष दूंगा, नहीं ये फालतू बेकार है, मैं ऐसे ही बढ़ रहा है, मतलब बिना मतलब वो ये तो एफआई लेने से, अरे कोई तो लेगा तभी बढ़ेगा ना, एफआई ले या आप लो या हम ले। करेक्ट। सो वो अभी, और दूसरी चीज एक बहुत क्लियर कट है दीप, वो ये कि अभी भी लोगों के पास में अंडर ओनरशिप है। जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना पिछली रिकॉर्ड हाई पर आपके पास स्टॉक था, आज वो किसी के पास नहीं है, आज वो किसी के पास नहीं है ना। सो आई थिंक अभी भी अंडर ओनरशिप है। जब तक कि अंडर ओनरशिप, क्या इस मार्केट की प्रॉब्लम एक ही है, करेक्शन तभी आता है अच्छा वाला, बढ़िया वाला, मजबूत बड़ा वाला, जब आपका आखिरी चेक भी चला जाए इन्वेस्ट होने के लिए। करेक्ट। जब तक आपका आखिरी चेक नहीं जाएगा तब तक करेक्शन नहीं आएगा। वो फोमो वाली फीलिंग है ना, इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी आज हम ये रखेंगे, हम पहली डिप पर खरीदेंगे। बहुत क्लियर। पहली डिप, हाँ। सो पहली चीज है, मार्केट का ट्रेंड टेक्सचर मजबूती का है, डिप पर खरीदना है, पहली डिप पर भी खरीदना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर भी खरीदना है, दोनों जगह खरीदना है। ठीक है। संकेत कमजोरी का जहां से आएगा, जब भी आएगा हम बताएंगे, वो तो आप बताएंगे, हम बताएंगे। मैं रिवर्सल बताऊंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मैं छोटा वाला टॉप नहीं बता सकता, बड़े वाले लेवल बता सकता हूँ कि 14,000 से आप 17,750 पहले आएगा, 19,025 बाद में आएगा, 21,080 तीसरा लेवल है, टारगेट हमारा जो वो है वो बड़े आ सकता है। लेकिन जब आप ब्लू स्काई जोन में है, जब आप खुले नीले आकाश में, अनचार्टेड टेरिटरी जिसको तकनीकी भाषा में कहते हैं, कि जिसके चार्ट्स ही नहीं है, क्योंकि आप लाइफ हाई पर तो चार्ट्स ऊपर के बनेंगे कैसे। तो ऐसी सिचुएशन में मैं टॉप डिसाइड करने की कोशिश नहीं करता। मैं ये करता हूँ कि जब जहां से भी टॉप बने, वहां से जब, अब सोचो अगर हम 44,500 पे डिसाइड कर लेते टॉप है, तो 18,900 पे डिसाइड कर लेते, तो ये जो 400 पॉइंट की तेजी में जो स्टॉक भागे हैं वो तो गजब भी भागे हैं। तो आखिर के मैं बोल रहा हूँ, जब भी रैली होती है, हफ्ते 2 हफ्ते जो आखिर में जो स्टॉक्स में तेजी आती है, कब आपने रिलायंस को 2.5% बढ़ते हुए देखा है? कब आपने 3% एचडीएफसी बैंक को बढ़ते हुए देखा? कब आपने देखा कि एक महीने में एचडीएफसी बैंक 10% का रिटर्न दे, जिस स्टॉक को आप राइट ऑफ कर सकते हो? एग्जैक्टली। तो ये इस तेजी की खूबसूरती है, खासियत है मार्केट की। सो आई थिंक बने रहें, डटे रहें, अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, ट्रेल करते चलें। और इंटरेस्टिंग तरीका यही है कि पहले और मजबूत सपोर्ट जोन दोनों में अभी तक खरीदना है। जब रिवर्सल का संकेत आएगा, यही आएगा, टॉप से आप मान के चलिए, आप 1 से 2% ऊपर के आपको छोड़ने पड़ेंगे इंडेक्स में, उसके बाद ही रिवर्सल पता चलेगा। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर है। आप ये समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आप 19,350 का लाइफ हाई बनाए, आप सोच लीजिए कि 350 पॉइंट मेरे नहीं, 400 पॉइंट करेक्ट मेरे है ही नहीं, दिमाग में बिठा लो। या बैंक निफ्टी में आप सोच लो कि 700-800 पॉइंट मेरे है ही नहीं, दिमाग में बिठा लो, बस उसके बाद लाइफ आसान हो जाएगी। कि मेरे लिए फॉर एग्जांपल 45,350 नहीं निफ्टी, मेरे लिए 44,500 ही है। मेरे लिए 19,350 नहीं निफ्टी, मेरे लिए 18,950 ही है। एग्जैक्टली। सो अपने आप आपका एडजस्टमेंट हो गया। ये करना पड़ेगा, नहीं तो या इससे बढ़िया तरीका अगर आपको कोई आता तो आप कर लो, मुझे कोई इश्यू नहीं। मतलब जिसको अल्टीमेटली ट्रेड और इन्वेस्ट आपको करना है जी। करेक्ट। मैं जो तरीका समझता हूँ वो ये है कि आप 1 से 2% के रनिंग करेक्शन के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं और बाकी राइड करें। ठीक है सर। राइड करने के लिए आपने कुछ थीम्स भी हमें बताई थी पिछले वीडियो से, जब हमने बात करी थी कि नए हाई पर कहाँ पैसा बन सकता है, और उसमें
एक थीम काफी सीरियसली बोली थी, वो थी एनबीएफसीज की। यस, जबरदस्त एक्शन हम इसमें देख रहे हैं। इस पर आपसे मैं फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछूंगा, बट एक बार एनबीएफसीज पर और नई थीम्स पर इन्वेस्ट करने के लिए अनिल जी ने क्या कहा था पिछले हफ्ते ही, एक बार वो देख लेते हैं। एनबीएफसी लेना है क्योंकि एनबीएफसी वैल्यूशन के लिहाज से सस्ता है। एक डेढ़ टाइम बुक पर एनबीएफसी मिल रही है, वो लेना मन करता है। एनबीएफसी जल्दी से ब्याज दरें घटाते नहीं जी। तो घटती हुई ब्याज दरों में इनको बड़ा फायदा होगा। अच्छे सेक्टर्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पैसा बने। बहुत सारे मौके हैं सर। और रोज मौके आ रहे हैं सर एनबीएफसी में। कल एल&टी फाइनेंस मूव कर रहा था, एचडीएफसी लिमिटेड मूव कर रहा है, एम&एम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का जो अपडेट आया है दमदार रहा है सर। दीप देखिए, पिछले कुछ दिनों में एनबीएफसी पसंद करने का एक ही रीजन था जिसका कल भी डिटेल में डिस्कशन हुआ कि फंडामेंटल्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पहली चीज़ है कि बढ़ती हुई ब्याज दरों में इनके लिए मुश्किलें जरूर होती है, लेकिन घटती हुई ब्याज दरों में इनको बड़ा फायदा होता है। पहली चीज़ तो कि जैसे ही ब्याज दरें घटने लगती है, इनकी कॉस्ट ऑफ फंड जो ये उधार लेते हैं बैंक्स और दूसरी इंस्टीट्यूशन से, इनका रॉ मटेरियल पैसा है। पैसा कहीं से लाते हैं और पैसा वापस उधार दे देते हैं, राइट। एग्जैक्टली। सो पैसा लाने की जो कॉस्ट इनकी तुरंत कम कर लेते हैं, जाके बोलते हैं देखो बैंक जी ब्याज देने कम हो गया, हमारा कम करो, नीचे करो, हम AAA AA+ एनबीएफसी है, हमारा ये रेट होना चाहिए। बैंक भी बोलते हैं भाई ठीक है, देना ही पड़ेगा, हो गया। अब जिन लोगों को इन्होंने लोन दे रखा है उनकी ब्याज दर जल्दी से कम नहीं करते हैं। वो एप्लीकेशन देंगे, फिर विचार करेंगे, वो टाइम पास करते करते महीने 2 महीने निकाल देते हैं। ऑटोमेटिक वाला सिस्टम बैंकों जैसा नहीं है, बैंकों में भी नहीं है, बैंकों में भी बोलना पड़ता है, ऑटोमेटिक होने में टाइम लगता है। तो एक तो ये कि घटती हुई ब्याज दरों में इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बड़े मजबूत हो जाते हैं, एनपीए की रिस्क थोड़ी कम हो जाती है, ऑफटेक बढ़ने, क्रेडिट ऑफटेक यानी कि लोन लेने वाले लोग ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये सारे बड़े फायदे हैं एनबीएफसी को। और सबसे बड़ी बात इन सब के साथ, अगर आप प्राइवेट बैंक्स को देखो, सरकारी बैंकों को देखो, अल्टीमेटली धंधा तो इनका भी वही है, ब्याज देने का, ब्याज पर उधार देने का। करेक्ट। जो बैंक्स का है, राइट, वो भी यही करते हैं। लेकिन अगर बैंक्स 2 से 4-5 टाइम बुक वैल्यू पर ट्रेड करते हैं तो एनबीएफसी 1, सवा 1.5 पे क्यों? तो नेचुरली वैल्यूएशन गैप भी है। और कई सारी एनबीएफसी ऐसी जो अच्छी मजबूत है, बैंक बनने लायक भी हैं। बिल्कुल। ऐसे ही थोड़ी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले बैंक में मर्ज हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में जाके मर्ज हुआ है ना। ऐसे थोड़ी कि आईडीएफसी लिमिटेड आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक में जाकर मर्ज हो रहा है। सो एक एनबीएफसी का नंबर लग रहा है आपको। कल एल&टी फाइनेंस दिखा, 2 दिन पहले श्रीराम फाइनेंस, मनापुरम 100 वाला 130 हो गया, करेक्ट। चोला देखिए सबसे पहले भागा, सबसे पहले, राइट। पीएल जैसा मरा पिटा स्टॉक 650-700 वाला 1000 की तरफ आ गया। करेक्ट। तो सारे एनबीएफसी में एक एक करके चाबुक लग रहा है। हाँ, सबका नंबर लग रहा है। आज नंबर आईडीएफसी लिमिटेड का है। हाँ, आप बोले थे यही विश्लेषण बात करनी है। बिल्कुल। आईडीएफसी लिमिटेड वैसे तो मैंने स्टॉक ऑफ द डे में भी रखा था, लेकिन मैं यही बता दूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग मर्जर जिसका ये जरूर कहूंगा दीप कि ऐसा नहीं कि इसका अनुमान नहीं था, मार्केट को अनुमान था, अंदाजा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर आएगा। मैनेजमेंट ने भी संकेत दिए थे। अब जो मर्जर रेशियो आया, वो मर्जर रेशियो जो है वो फेवरेबल है आपके आईडीएफसी लिमिटेड के लिए, और वो हमेशा फेवरेबल होगा। जब भी एक चीज समझिए, जब भी किसी एनबीएफसी का बैंक के साथ मर्जर होगा, रेशियो ज्यादातर केसेस में आपको एनबीएफसी के फेवर में आएगा। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी को वैल्यूएशन हमेशा बैंक के मुकाबले में कम मिलते हैं, पहली चीज। करेक्ट सर। दूसरी चीज, अगर एनबीएफसी होल्डिंग कंपनी है तो उस होल्डिंग कंपनी में उसके लिए डीप डिस्काउंट चलता है, जो उसका फेयर वैल्यू से नीचे वो ट्रेड करता है। आईडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी लिमिटेड में एक फर्क है, एचडीएफसी लिमिटेड में अपना एक बिजनेस था, सिर्फ होल्डिंग कंपनी नहीं, पूरा अपना एक अच्छा खासा बिजनेस है। आईडीएफसी लिमिटेड में ज्यादातर बिजनेस उन्होंने या तो बेच दिया, अलग कर दिया, म्यूचुअल फंड वगैरह अलग कर दिया, तो ये खाली होल्डिंग कंपनी थी। तो जो डिस्काउंट है आईडीएफसी लिमिटेड का आईडीएफसी बैंक के मुकाबले में करीबन 17% का है, और फेयर वैल्यू जो आती है करीबन 127 रुपए से के आसपास बनकर आती। जो रेशियो आया है उस रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 127 रुपए के आसपास की फेयर वैल्यू बनती है। अब मर्जर में 6 महीने का टाइम मानकर चले मिनिमम, तो 6-7% तो आपको डिस्काउंट जो फेयर वैल्यू है उससे नीचे रह गई, इंटरेस्ट कॉस्ट है। मेरा ये समझना है दीप कि इस रेशियो के आने के बाद में जो 17% फेवर में रेशियो, इसके लिए 2 चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नीचे आए, 2-3-4% घट जाए, जो कि होगा नहीं, क्योंकि मर्जर के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी बुक वैल्यू बढ़ रही है,
4.9% बुक वैल्यू बढ़ रही है। Correct. सो अगर बैंक की बुक वैल्यू बढ़ रही है मर्जर के बाद तो फिर नीचे क्यों आना चाहिए? सो आई थिंक अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से, और बहुत लोगों ने शायद ट्रेड ये भी लिया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शॉर्ट, आईडीएफसी लॉन्ग, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर घटेगा भी तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। पहली बात तो मेरे हिसाब से घटना नीचे हो सकता है 2-3% बढ़ ही जाए बुक वैल्यू बढ़ने की वजह। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बढ़ता है तो आईडीएफसी लिमिटेड और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं बढ़ता है तो आईडीएफसी लिमिटेड 116, 120 ये दो टारगेट तो आपको दिखाएगा ही। और अगर बहुत जोश आ गया तो 123, 124 की रेंज तक भी जा सकता है। वहां पर ये फुली प्राइस्ड है। गॉट इट। वहां पर 120 के ऊपर खरीदना रिस्की जोन में आ जाता है, करेक्ट। Got it. और 115, 120 की रेंज जहां होगी यहाँ ये सेटल होने की कोशिश करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आईडीएफसी लिमिटेड कहाँ पहुंचता है। बट ये मर्जर दोनों के लिए विन विन है। स्टॉक प्राइसेस मेरे हिसाब से दोनों के लिए ठीक रहनी चाहिए। और अगर अब आपके पास में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर है तो एक्चुअली आपको आईडीएफसी लिमिटेड में शिफ्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, उसका रीजन क्या है? अब दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे। Right. तो जब 6-7% का डिस्काउंट हमेशा आईडीएफसी लिमिटेड में रहेगा मर्जर खत्म होने तक का, तो फिर कम से कम ये 6% तो आप सिक्योर कर लो। यस, आपके पास आ गए। करेक्ट। सो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आई थिंक आज स्टॉक ऑफ द डे आईडीएफसी लिमिटेड कमाल करना चाहिए। 116, 120, 123 3 टारगेट है यहाँ पर आने चाहिए। ठीक है सर। एनबीएफसी जल्दी से छोड़ना मत। मैं फिर बोल रहा हूँ इन शेयरों को बड़े। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 साल पहले अगर आपने पिरामिल खरीदा है या 6 से 9 महीने पहले, 3 क्वार्टर पहले मेरे ख्याल से पिरामिल के रिजल्ट पे भाव 950 के आसपास हुआ करता था, 1000 के आसपास। अब जाकर वापस आया, 9 महीने के बाद आया। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है 9 महीने बाद भाव आया मैं छोड़ दूं, तो हो सकता है आप गलती कर रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं, पिरामिल भी आपको आगे चलते हुए पुराने भावों की तरफ 1100, 1200, 1300 की तरफ जाते हुए दिखे। सो अब अगर एनबीएफसी आपके पास अच्छा है जिसके वैल्यूएशन अभी भी 1.5 बुक के ऊपर नहीं है, वो पकड़ के रखिए। गॉट इट। ये एक और एनबीएफसी है मेरे पास आज, आप बोले तो बता दूं। स्टॉक ऑफ द डे में बता दो। पहले बिगुल चाहिए इसके लिए। आइए बिगुल, आज पहले स्टॉक ऑफ द डे पर ही फोकस करते हैं। बिगुल अनिल जी के लिए जी सर। बजाज फाइनेंस, जो क्वार्टरली अपडेट आया है बजाज फाइनेंस का, उसके पहले तो मैं आपको लेवल से दूं। ये बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स के लेवल में आपको दे रहा हूँ। फ्यूचर्स के लेवल लिख लीजिए। 7300 का आपका होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे दीप 7450, 7525 और 7600 के ये फ्यूचर्स के टारगेट थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली अपडेट आया है, मतलब गजब का। आमतौर पर बजाज फाइनेंस के लिए पहली तिमाही कमजोर रहती है। यस, इन सेंस की बिजनेस के हिसाब से ऐसा मतलब बूस्टर वाली नहीं है। मजे की बात देखिए दीप कि इस तिमाही में सबसे बेस्ट क्वार्टरली ग्रोथ आई है एयूएम में। लगभग 22-23 हज़ार करोड़ इन्होंने एयूएम में जोड़ा है। वाओ, गजब। मतलब 32% की ग्रोथ एयूएम में है बजाज फाइनेंस का। किस हिसाब से मतलब मुझे बताओ नंबर कमजोर है। और बड़ी कंपनी, बड़ा बेस, बड़ी कंपनी 32% इस बेस पर ग्रो करना, और जिस क्वार्टर को आप खराब समझते हो वहां बेस्ट क्वार्टरली ग्रोथ आ रही है जी। कमजोर, खराब, कमजोर, कम अच्छा, जो आप शब्द ले लें वो। सो आई थिंक हालांकि बस यही कि थोड़ा स्टॉक बढ़ा हुआ, लेकिन लाइफ टाइम हाई पे कौन सा स्टॉक है जो बड़ा नहीं मिलेगा? एग्जैक्टली, है ना। लाइफ टाइम हाई पे तो ही है ना। तो अगर स्टॉक, सो आई थिंक आज थोड़ा और तेजी दिखा सकता है। बस यही बहुत गैप से खुल जाए तो थोड़ा सावधान रखें। अदरवाइज मुझे लगता है कल की अच्छी तेजी के बावजूद आज भी बढ़ना चाहिए। ये आज का दूसरा एनबीएफसी स्टॉक ऑफ द डे। दूसरा एनबीएफसी भी बढ़िया है। और भी कुछ है स्टॉक? बस स्टॉक बाद में एक और तीसरा, तब तक दूसरा काम भी कर लें हम। वो दाएं बाएं हो गए ज्यादा एनबीएफसी। हाँ, ज्यादा एनबीएफसी। ग्लोबल मार्केट में कुछ खास है नहीं दीप जी। सुस्ती वाला ही माहौल था। हरे निशान में बंद हुए सारे के सारे जी। जैसा कुछ खास है नहीं। बाकी आप बोलो तो आज की स्ट्रेटजी। हाँ सर, प्लीज बताइए। तो आज की स्ट्रेटजी में कुछ तो बता ही चुका हूँ। पहली गिरावट में ही आपको खरीदना है, और खरीदने के लिए बढ़िया रेंज जो है वो भी मैंने बता दी है। 19,200, 19,250, 44,750, 44,900 इस रेंज में आए तो आपको खरीदारी करनी है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी है। ये 3 पंक्तियां आपके सामने पेश किए, मुलाहिजा फरमाइए। बिल्कुल ठीक है। अब आइए इसके बाद आज के संकेत। ग्लोबल एफआईज दोनों पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के हल्के से न्यूट्रल हैं, और सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव है। 2 न्यूट्रल, 4 पॉजिटिव। ठीक है सर।
बड़े लेवल्स आज के जो निकल कर आ रहे हैं, कल तो हमने देखा रिकॉर्ड हाई, डेज हाई पर क्लोजिंग मिली, आज क्या रहेगा? पहली डिप तो बता दिया 19,200 250 में खरीदना है। इसके अगर नीचे आता है तो 18,975 19,025 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। वहां पर 100% आपको शॉर्ट जितने भी ये काट लेना और फ्रेश लॉन्ग भी बनानी है। डरना मत, ठीक है, डरना मत जब भी आए। ओके, गॉट इट। ठीक है, ऊपर लेवल तो है नहीं, 19,350 के ऊपर निकलते फिर लाइफ हाई बनाएंगे। अब है नहीं, लेकिन हाँ आज डेटा के हिसाब से हल्का सा लेवल ऊपर निकल कर आ रहा है, हल्का 19,500 के आसपास का। ओके, तो हो सकता है 19,450 19,500 के आसपास आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखें तो देखें। वो हल्का लेवल है, कोई ऐसा बड़ा ऐसा रुकावट वाला लेवल नहीं, हल्का सा आ रहा है। ठीक है। बैंक निफ्टी 44,750 44,900 पहला सपोर्ट जोन है। वैसे तो 45,000 के नीचे से ही आपको मंदी गिननी है। जब तक 45,000 के ऊपर 150 पॉइंट नीचे हो भी जाए तब तक आप कमजोर तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो 44,750 44,900 खरीदारी के लिए बढ़िया जगह है। इसके ठीक नीचे फिर है 44,450 44,525। अगर इस रेंज में आए तो सारे शॉर्ट्स काट के आपको फ्रेश लॉन्ग भी करना ही करना है, ये चीज ध्यान में रखें। क्लियर है? ठीक है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 45,350 कल का लाइफ हाई, उसके आसपास ऊपर की कोई रेंज है नहीं, सीधी ब्लू स्काई जोन में है। मैं ये भी नहीं कह सकता आपको कि 45,500 के आसपास रुकेगा, क्योंकि वहां पे 45,500 पे डेटा ही नहीं है। मुश्किल से 27 लाख शेयर का, कितना 45,500 पे 25 लाख शेयर ही ओपन इंटरेस्ट में, तो कोई खास शॉर्ट है नहीं दीप। सो 45,350 लाइफ हाई बनाकर टिके तो फिर पता नहीं किस जगह जाके रुकेंगे। हल्का फुल्का 45,500 के आसपास थोड़ा बहुत रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। ठीक है सर, चलिए ये हैं बड़े लेवल जो आपके लिए आ रहे हैं। डेटा क्योंकि रोज बाजार ऊपर जा रहे हैं, पुट कॉल रेशियो, एफआईएस की पोजीशनिंग सर? एफआईएस की पोजीशन थोड़ी सी हायर साइड पर 70% के आसपास है, लेकिन ले रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लेकिन पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो ठीक है, कंफर्टेबल है, थोड़े घटकर ही आए। इनफैक्ट कल की तेजी में बढ़े नहीं, कल की तेजी में बढ़े नहीं, बढ़िया। एफएनओ डेटा इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं आपको। ठीक है सर। तो ये है, और विक्स जरूर कल 7% बढ़ा, ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यानी कि अब इस लेवल के आसपास शायद बाजार एक तरफा न चले, ये विक्स से पहला इंडिकेशन आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इस लेवल के आसपास बाजार एक तरफा न चले, पहली चीज। और इस पे एक तो ये संकेत है। दूसरा संकेत है कि पहली बार बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों में डे हाई पर बंद नहीं हुआ, डे हाई से 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ थोड़ा सा। निफ्टी तो अभी भी डे हाई पर बंद हुआ, तो कहीं कहीं थोड़ा सा अब वोलेटिलिटी बढ़ेगी। एक तरफा जो हम भाग रहे थे ना, जहां खुले वहां से कोई साइजेबल डिप नहीं आनी है और भागेंगे, सीधा ऊपर ही जाएंगे, नीचे आना ही नहीं है। 50 पॉइंट निफ्टी पे नहीं गिरना, बैंक निफ्टी पे 100 पॉइंट नहीं गिरना, इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। थोड़ी सी इंट्राडे की वोलेटिलिटी बढ़ेगी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपर आ सकती है। किस लेवल से आएगी वो देखना अलग बात है, लेकिन आ सकती है। ये डेटा में पहली बार आपको दिख रहा है। गॉट इट, ठीक है सर। ओके, स्टॉप लॉसेस क्या रखने हैं? 19,175 जिनको बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखना है, कम रिस्क वाला इंट्राडे के लिए। क्लोजिंग अभी भी 18,975 है। बैंक निफ्टी जी, इंट्राडे 44,850, क्लोजिंग 44,500 दूर के हैं। आई हैव नो ऑप्शन, यही है। ठीक है सर। शॉर्ट पोजीशन एक ये 19,350, अगर आज नया लाइफ हाई बनाता है, रखी होगी किसी ने शॉर्ट पोजीशन? हाँ है ना, जितनी लॉन्ग उतने सामने शॉर्ट भी है। हम तो यही मान के चलते हैं। देखो अपना काम बताने का है, कोई करे नहीं करे आपकी मर्जी हो सर, कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि भाई हमने बोला और कौन सा हर बार हम जो बोले वही सही पड़ जाएगा। पढ़ रहा है, सबका अपना अपना समय होता है। हमारा भी चल रहा है तो चल रहा है, कभी हम भी गलत होते हैं, तो ठीक है। हमारा काम गाइडेंस देने का है। जो कोच का काम बताने का कि खेलना कैसे है, खेलने का काम तो प्लेयर का ही है। वो थोड़ी उतर के खेलेगा जी कि भाई मैं कोच हूँ, तू बैठ बाहर, मैं खेल लेता हूँ। खेलना तो आपको ही है। करेक्ट सर। हाँ मतलब, और प्लानिंग आप कागज पे कितनी भी कर लो ना, अल्टीमेटली वो सूर्य कुमार यादव अगर ऑफ स्टंप के बाहर 2 फीट बॉल बाहर है, फिर भी उसको उठा के लेग साइड पे मारना है, ऐसा तो किसी कोच ने सिखाया नहीं होगा। नहीं सिखाया किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन करता है ना भाई, और अच्छे से करता है, बार बार करता है, लगातार करता है। साला बॉलर समझ ही नहीं पाता मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ऐसे ही है, ऐसे बनना है तो कोच कुछ भी कहे, आप में कोच से बढ़िया करने का दम होना चाहिए। तो मैं कुछ भी कहूँ, आप और बढ़िया करो, ठीक है ना। सो एनीवे, सो 19,350 और बैंक निफ्टी पर 45,375 ये आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस। ठीक है सर। नई पोजीशंस क्या करना है? खरीदे निफ्टी 19,200 250 की रेंज दी है मैंने। अगर यहाँ मौका मिलता है तो खरीदना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना, दीप ज़्यादा लंबा नहीं रखना मैं स्टॉप लॉस। 19,150 का कट जाए तो छोड़ देना कि नहीं लेना है, अच्छा जाने दो, है ना। बहुत ही फिर अगर आपको डीप रखना है तो फिर 18,975 बनेगा। आप उतना रखना चाहोगे कि नहीं वो आप देखो। टारगेट जो बनेंगे
19,325 350 दो छोटे टारगेट हैं, 400 450 475 के मैंने अंदाज से ऊपर के टारगेट दिए। आप इसके ऊपर निकल कर नए हाई में जाएं तो ट्रेल करते चले अपनी पोजीशन को। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, हाँ याद आया मैंने कहा आज शॉर्ट करने की भी स्ट्रेटजी है, लेकिन बताएंगे बेहद इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी। अगर शॉर्ट करना ही है किसी को अगर मगर के साथ, तो 19,175 के नीचे अगर निफ्टी स्पॉट लेवल पे ट्रेड करना शुरू करता है तो पहला शॉर्ट ट्रिगर वहां से आएगा। क्यों आएगा वो भी बताओ। ऐसा नहीं कि मार्केट कमजोर हो जाएंगे, देखो ध्यान से सुना, मार्केट वीक नहीं हो रहा वहां पे भी, लेकिन शॉर्ट करने के लिए आप मुझे स्टॉप लॉस का लेवल मिल जाता है वहां पर, और वो स्टॉप लॉस का लेवल होगा 19,350। ओके, या जो भी आज लाइफ हाई बने, अच्छा वहां से वो स्टॉप लॉस का ट्रिगर होगा, वो स्टॉप लॉस का लेवल होगा। फॉर एग्जांपल 19,400 का लाइफ हाई बनाए तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा, जो भी लाइफ हाई है, ठीक है। 19,175 के नीचे शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस आपका दूर आएगा, ध्यान रख लेना, बोल रहा हूं पहले। तो आपकी हिम्मत हो तो करना, नहीं तो मत करना। तेजी का मार्केट है, मतलब वही है ना कि आप बाढ़ आ रही तो आप फ्लो के साथ तो निकल जाएंगे, अगेंस्ट तैरना तो आप समझ सकते हो क्या हाल है, ठीक है ना। 19,350 या जो भी लाइफ आई है वो स्टॉप लॉस। टारगेट 19,100 19,025 18,975 18,900, दैट्स इट, थैंक यू, गॉट इट। बस। तो सर बेसिकली निफ्टी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 19,200 250 की बाइंग रेंज आ रही है, बट 175 के नीचे शॉर्ट करने की रेंज आ रही है। अगर जिसको करना है, हाँ, अगर जिसको करना है, मैं थोड़ी बोलूंगा दूसरा तरीका है कि आप 18,975 19,025 आए तो और खरीदो ना। मैं तो वैसा बोलूंगा, वैसा भी बोल, लेकिन क्या अपने तो डिपार्टमेंटल स्टोर है दी, सब कुछ देना, सबके लिए सब कुछ है। कोई आदमी बोले मैं तो सर शॉर्ट ही करूंगा, मैं तो आशु मदान का भक्त हूँ, लो भाई, वो उनके भगवान उनके भक्तों के लिए भी प्रसाद है हमारे पास। आप करना चाहे ये स्ट्रेटेजी है, नहीं करना चाहे और कुछ भी नहीं करना चाहे, खाली लुत्फ लेना चाहे, सुने, एंजॉय करें स्ट्रेटेजी, या हमारा तो ज्ञान बढ़ रहा है या मजा आ रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। वो तो आप तो आपको क्या करना है ये आपके हाथ में, जी मेरा काम बताना है। बैंक निफ्टी 44,750 44,900, अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी आता तो वहां खरीदने की कोशिश कीजिए, खरीदिए भी, कोशिश मत कीजिए, खरीदिए भी। 44,700 का छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, और जिसको बड़ा लगाना है वो 44,500 का लगाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता, इसलिए हम इतना छोटे में ही काम चलाएंगे। टारगेट 45 45 150 दो छोटे टारगेट हैं, 45 225 45 350 के फाइनल टारगेट हैं। इसके ऊपर के लाइफ टाइम हाई के आप आसपास पहुंच जाते हैं तो मेरे ख्याल से इतने टारगेट काफ़ी हैं। गॉट। बेचना चाहते हैं, यहाँ पर भी वही स्ट्रेटेजी है दीप, 44,700 725 के टूटने पर बेचना है। अगर आप 44,700 725 750 के नीचे ट्रेड करके टिक जाते हैं तो वहां पर शॉर्ट एक बार ट्रिगर कर सकते हैं अगर चाहें तो, तब स्टॉप लॉस आपका होगा 45,000 का स्ट्रिक्ट, वापस 45,000 के पार निकले तो शॉर्ट काट लेना। टारगेट 44,525 44,450 दो छोटे टारगेट है, 44,325 और 44,200 दो बड़े टारगेट। 44,000 के नीचे की मंदी नहीं दिख रही है, इसलिए आप 44,200 के आसपास से ही काट के निकल जाए अगर किसी को करना है तो। ये दोनों कंडीशनल शॉर्ट्स हैं आज के लिए जिसको करना है। ठीक है, डन डन। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे कंडीशनल शॉर्ट्स जो हैं, अगर शॉर्ट करना ही है तो आज आपको मौका है, बट ध्यान से करिएगा। और बाकी लेवल्स तो आ ही गए हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग सर बैन में है, कोई ज़्यादा यहाँ पर अपडेट है नहीं। एफआईएस की तरफ से ज़बरदस्त आंकड़े आ रहे हैं सर कैश मार्केट में। फ्यूचर्स और स्टॉक में तो फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी है, बट कैश 2,000 करोड़, और कल ऐसी बड़ी वाली ब्लॉक डील नहीं थी जो हम बाकी दिनों देखते हैं, बट फिर भी 2,000 करोड़ की कैश में खरीदारी आई है सर। नंबर्स अच्छे हैं, इनफैक्ट दीप वैसे तो अच्छे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि थोड़ी और बड़ी खरीदारी आनी चाहिए। हाँ, थोड़ी और होनी चाहिए। जो आंकड़े हमने पिछले 2 दिनों में देखे, बट फिर भी नंदलेस क्या होता है कि इसका मतलब ये है दीप की सप्लाई ड्राई हो रही है। मतलब आप देखो 2 दिनों से कोई बड़े ब्लॉक नहीं है। हाँ, नहीं है, करेक्ट, अब नहीं है। बेचने वाले भी कब तक बेचेंगे, है ना। आपके पास तभी बेचोगे ना जब आपके पास है बहुत, हाँ, है ना। तो अब बेचने वाला भी बेचने से रुक रहा है, इसलिए आप देखो 2,000 करोड़ की खरीदारी में आप 133 पॉइंट बढ़ गए, इधर 400 पॉइंट निफ्टी पे बढ़ गए, बैंक निफ्टी पे बढ़ गए, तो कम पैसे में आप बढ़ पा रहे हो। और लोकल ने नहीं खरीदा, 338 करोड़ की उनकी बिकवाली है। एफएनओ में कोई बड़ा आंकड़ा नहीं, 440 करोड़ की 435 करोड़ की इंडेक्स में खरीदारी है, स्टॉक फ्यूचर्स में 225 करोड़ की है। सो आई थिंक सप्लाई ड्राई होने का संकेत आ रहा है बेचने वालों का। लिक्विडिटी दोनों तरह की होती है, लिक्विडिटी खाली पैसे की थोड़ी होती है, बिल्कुल, शेयर की भी तो होती है। बिल्कुल, जिसके पास शेयर है वो नहीं बेच रहा। सो आई थिंक कम बिकवाली में, कम खरीदारी में काम चल रहा है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, बढ़िया है। सो कई बार ये होता है कि आप बड़े वॉल्यूम के साथ बढ़ते हैं ना, जो आपने देखा पिछले हफ्ते, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था क्योंकि वहां सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई। अब कम वॉल्यूम के साथ आप ऊपर आराम से टिके। एफएनओ के डेटा
19,300 मेक और ब्रेक है, 22 पॉइंट घट जाए तो टेंशन लेना मत, आप कमजोरी अगर आपको गिननी है तो 19,300 के नीचे से। 19,300 के पुट पर 94 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कॉल्स में 91 लाख शेयर है, ऑलमोस्ट हाईएस्ट तो नहीं लेकिन बराबर का मामला है। 19,500 पर 1 करोड़ 2 लाख शेयर है, वहां पर अगली थोड़ी सी ऊपर की रुकावट है। 19,000 पे मजबूत सपोर्ट, तो 300 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, 200 पॉइंट ऊपर रुकावट है। और आप पूछेंगे इतने बड़े बड़े लेवल, तो 4 दिनों से बड़ी तेजी भी तो देख रहे हैं ना भाई साहब, वो एंजॉय कर रहे हैं तो लेवल बड़े नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। बैंक निफ्टी 45,000 इमीडिएट सपोर्ट है, 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में, लेकिन पोजीशन बहुत ज्यादा है नहीं। कॉल राइटिंग थोड़ी ज्यादा होकर रखिए, अगर बैंक निफ्टी ने पलट के जो मारा ना तो कॉल राइटर बिल बिला के चिल्लाएंगे फिर ऐसा। तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है कॉल राइटर्स की, थोड़ा सा मतलब चलना कमजोरी का संकेत नहीं, चलना भी रुके ना तो कॉल बेचो, कॉल बेचो। मतलब ऐसा मजा आता है कॉल बेचने में, पता नहीं तेजी के मार्केट में, मंदी के मार्केट में नहीं बेचा जाएगा, तेजी के मार्केट में इनको लगा प्रीमियम बहुत मिल रही है, मेन चीज प्रीमियम खाने का इरादा है ना, वैसा है। तो 45,200 इसके ये मेक और ब्रेक लेवल है, यानी कि 45,158 पे आप बंद हुए, 40 पॉइंट बढ़ जाएं तब तक आप बढ़े नहीं। 45,200 से तेजी गिनिए, ठीक है। ऊपर में 45,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, 45,000 के नीचे से आप हल्के फुल्के वीक होना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी के डेटा काफी कम है दीप। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, डेटा और आज की स्ट्रैटेजी। 2 स्टॉक्स पे तो अनिल जी अपना व्यू दे चुके हैं, बट एक स्टॉक ऑफ द डे भी बचा है। आइए एक बार फिर से बिगुल अनिल जी के स्टॉक ऑफ द डे का। ये वाला भी एनबीएफसी है या फिर कुछ और रहेगा सर? ये है बायोकॉन, अच्छा, जो स्टॉक बड़ा एक्शन में और बड़ी सुर्खियों में यहाँ पर खबर आई है, जो कि एक इन्होंने एक टाइप किया है, लॉन्च किया है, माफ कीजिएगा, एक बायोसिमिलर अमेरिका में लॉन्च किया, बड़ा मार्केट है इसका। ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स ने लॉन्च किया, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है। स्टॉक पिछले एक हफ्ते में 10% ऑलरेडी भाग चुका है, और जो इस लॉन्च से इनको जो फायदा होना चाहिए वो काफी हद तक प्राइस में आ चुका है। सो अगर आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है इस खबर के दम पर, तो आपको खरीदना नहीं, बेचना है। अच्छा, हाँ, या प्रॉफिट बुक करना है, मतलब है तो प्रॉफिट बुक जरूर करिए, शॉर्ट करना नहीं करना वो आप डिसाइड करिए। 272 से 278 दो ऊपर के टारगेट और जोन है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत लोग अति उत्साहित होकर आएंगे। वैसे तो कल डे लो पर बंद हुआ तो एक बार तो खींचेगा, करेक्ट सर, क्योंकि ऊपर से अच्छा दिया है तो एक बार खींचेगा, लेकिन आप इस तेजी में फंसे ना। मेरा काम दोनों तरफ, क्योंकि खुलने के बाद क्या एक्शन होगा वो बताना जरूरी है। सो है, अच्छी खबर है, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छा लॉन्च है, मजेदार है, कंपनी के लिए बढ़िया है। लेकिन अगर 10% ऑलरेडी भागा हुआ है स्टॉक, करेक्ट, पिछले हफ्ते भर में, करेक्ट, तो फिर कैसे लिया जाएगा? राइट, बस ठीक है। चलिए, तो बायोकॉन उछलिए ना, बट नजर रखिए इस काउंटर पर, एक्शन में आपके लिए आ सकता है। एक आईपीओ लिस्ट हो रहा है, एक आईपीओ खुल रहा है, बहुत काम है दीप, तो आप जल्दी से स्टॉक से जल्दी से करते हैं, फिर बाद में 9 बजे। ठीक है, 9 बजे बिल्कुल लिस्टिंग और नई आईपीओ दोनों पर अनिल जी आपको अपनी राय भी देने वाले हैं। आइए फिर कुशल, अरमान और आशीष हैं हमारे साथ बताने के लिए आज की खबरें और ब्रोकरेजेस। कुशल, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से एबी कैपिटल आज फोकस में रहने वाला है। इनके जो 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं वो लिस्ट होते हुए नजर आएंगे, जो कि QIBs को अलॉट हुए थे। साथ ही HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, इसकी लिस्टिंग होने वाली है, तो इस पर फोकस करना है। और एक्स डेट जो बोनस शेयर जारी किया था कंसाई नेरोलैक का, वो आज के दिन की है। प्राइमरी मार्केट अपडेट में सेनको गोल्ड का आईपीओ, आज से ये आईपीओ खुलता हुआ दिखेगा। 6 जुलाई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 301 से 317 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इशू साइज कुल मिलाकर 405 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट ये है कि एंकर बुक के जरिए करीबन 121 करोड़ रुपए इन्होंने जुटा लिए हैं, जिसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जुपिटर इंडिया फंड है, साथ ही वाइट ओक्स कैपिटल फ्लेक्सी कैप फंड ने भी यहाँ पर अपनी जो हिस्सेदारी है वो ली है। इनफैक्ट PKH वेंचर्स, इस पर भी नजर रखिए, डे 2 अपडेट इनका आ गया है। कुल मिलाकर अभी भी सुस्त रिस्पॉन्स है, 31% ही ये बढ़ता हुआ दिखा है डे 2 तक। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन भी 45% अभी तक हुआ है। तो ये सारे ट्रिगर्स आज के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट आईपीओ अपडेट्स और ट्रिगर्स। अरमान, मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप? जी बिल्कुल, कुछ बिजनेस अपडेट्स भी है मेरे पास, जिसमें अगर आप बात करें वेदांता की, जहां पर अगर आप देखें Q1 में जो कुल एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन है वहाँ पे 2% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं स्टील प्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो वहाँ पे 20% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। और अगर रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन की बात करें वहाँ पर भी 4% आपको बढ़ोतरी दिखेगी। हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर Q1 में माइंड मेटल का उत्पादन लगभग 2% बढ़कर आया है। वहीं रिफाइंड जिंक के उत्पादन की बात करें तो वहाँ पर भी 1% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। और अगर सिल्वर इंटीग्रेटेड का उत्पादन देखें तो वहाँ पर भी 1% के आसपास की आपको बढ़ोतरी दिखेगी। एवेन्यू सुपरमार्ट, यहाँ पर Q1 की स्टैंड अलोन आय जो है वहाँ आपको लगभग
15% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी और 30 जून तक अगर कुल स्टोर्स की संख्या देखें 327 हो चुकी है। वी-मार्ट रिटेल यहाँ पर Q1 में टोटल रेवेन्यू लगभग 16% बढ़कर आता हुआ दिखा है और अगर तिमाही के दौरान अगर आप देखिए कंपनी ने 9 स्टोर खोले और 1 स्टोर जो है वो बंद किया है। जील और इंडसइंड बैंक की अगर आप बात करें तो इंडसइंड बैंक के साथ जो विवादों का है निपटान होता हुआ दिखा है। दोनों कंपनियों ने एनसीएलटी को ये जानकारी देती है और एनसीएलटी ने केस को बंद करने के आदेश दिए हैं। उसी के साथ साथ इंडसइंड बैंक यहाँ पर रिपोर्ट है कि कंपनी के जो प्रमोटर है इंडसइंड इंटरनेशनल वो लगभग $1.5 बिलियन जो जुटाएंगे और इन जो जुटाए हुए पैसों का इस्तेमाल जो करेंगे वो अगर आप देखें इसमें बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाएगा। 15% से बढ़ाकर 26% करेंगे। और अंत में हीरो मोटो यहाँ पे हार्ले डेविडसन की X440 जो है वो बाइक लॉन्च होती हुई दिखी है और इसकी अगर आप शुरुआती कीमत की अगर आप बात करेंगे तो 2.3 लाख के आसपास है और बुकिंग जो है 4 जुलाई से शुरू होगी। ओके, ये है आपके लिए खबरें भी जो आ रही हैं। कुशल, आपके पास भी कुछ और खबरें? बिल्कुल, तो काफ़ी सारी खबरें हैं जिसमें सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया, इस पर फोकस कर चलिए। कंपनी ने बेस टैरिफ में बढ़ोतरी की है। 99 रुपये वाला जो रिचार्ज प्लान है उसको बंद कर दिया है और अब ये 155 रुपये का रिचार्ज प्लान कर दिया है 24 दिनों की वैलिडिटी के साथ और 179 के रिचार्ज पर 28 दिन की वैलिडिटी होगी। तो ये एक अपडेट इनके टैरिफ्स के लिहाज से है। साथ ही तीनों टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया फोकस में रहने वाली हैं क्योंकि जियो भारत फ़ोन प्लेटफॉर्म ने यहाँ पर जो है 999 रुपये में 4G लेस फ़ोन लॉन्च कर दिया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल पर भी आज हो सकता है कि इम्पैक्ट आता हुआ नजर आए और 7 जुलाई से 10 लाख बीटा फ़ोन का ट्रायल ये शुरू करने वाले हैं। साथ ही जीनस पावर इंफ्रा, इस पर नज़र रखिए। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स से स्मार्ट मीटर के लिए करीबन 2207 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है। 27.69 लाख स्मार्ट मीटर के लिए ये कुल मिलाकर ऑर्डर मिला है और आगे के लिए भी ऑर्डर बुक इनको अच्छी लग रही है आगे आने वाले समय में। साथ ही ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, इस पर फोकस करिए। इसकी जो सब्सिडरी है TI क्लीन मोबिलिटी, उन्होंने इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में एंट्री कर दी है। इन्होंने जो प्रमोटर है जयम ऑटोमोटिव के आनंद जयचंद्रन के साथ मिलकर यहाँ पर कुल मिलाकर 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेंगे 206 करोड़ रुपए में। तो इस वजह से यह भी फोकस में रहेगा। अदानी ग्रीन एनर्जी, पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार और मंजूरी के लिए 6 जुलाई को यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। इक्विटी या अन्य सिक्योरिटीज़ के जरिए हो सकता है कि ये पूंजी जुटाते हुए नजर आए। साथ ही L&T फाइनेंस पर नजर रखिए। खबरें ऐसी आ रही है कि कंपनी की जो सब्सिडियरी है उन्होंने 1800 करोड़ के जो स्ट्रेस्ड लोन है फिनिक्स ARC को बेच दिए हैं। कुल मिलाकर 1075 करोड़ में ये एसेट बेचे गए हैं। 60% रिकवरी है। पिछले हफ्ते ही ये ऑक्शन में ये जो लोन्स हैं ये बेचे गए हैं। और अंत में रैडिको खैतान, यहाँ पर सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इन्होंने एक नया जिन प्रोडक्ट लॉन्च किया, हैप्पीनेस इन अ बॉटल, हैप्पीली क्राफ्टेड जिन, और ये 3 वेरिएंट्स में इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस वजह से रैडिको खैतान जो प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च है उस पर भी फोकस में रहेगा। तो ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट खबरें और आज का पूरा एक्शन भी। ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं ये भी जानते हैं आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स के बारे में। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। अब 82 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है, 85 रुपये का टारगेट दिया है और कह रहे कि जो स्वॉप रेशियो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो IDFC के शेयर होल्डर्स को फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 80 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी खास नजर रखनी है क्योंकि अपडेट आए हैं क्वार्टरली, इसके बाद CLSA की तरफ से आ गया है अपग्रेड। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य में भी अगर आप देखें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी की है। 6,600 से बढ़ाकर 9,000 रुपये का सीधा लक्ष्य दिया है। 7,333 की क्लोजिंग चल रही है। मॉर्गन स्टैनली को भी जो है अपडेट अच्छा लगा है, इन्होंने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य 8,500 से बढ़ाकर 9,250 रुपये कर दिया है और मान रहे कि तिमाही दर तिमाही 9% AUM में ग्रोथ देखने को मिली और पिछले साल के मुकाबले 32% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। जेफरीज आप देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखें, 8,310, यानी सबके टारगेट्स करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे हैं। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी नजर रखनी है। हार्ले डेविडसन के साथ इन्होंने जो बाइक लॉन्च किया, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि 2,899 की क्लोजिंग है, 2,344 का लक्ष्य दे रहे हैं। नोमेरा भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 2,870 रुपये के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि अट्रैक्टिव प्राइसिंग के हिसाब से जो है ये बाइक लॉन्च किया और रॉयल एनफील्ड के मुकाबले अगर आप देखें तो 36,000 रुपये का प्रीमियम है, यहाँ पर फोकस करना चाहिए। और भारत में अगर आप देखें तो हार्ली डेविडसन की अब तक की सबसे सस्ती और अफोर्डेबल बाइक है। मैक्वारी ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 2,760 रुपये के लक्ष्य के लिए। M&M फाइनेंस यहाँ पर भी अगर आप देखें तो क्वार्टरली अपडेट्स का असर आपको देखने को मिलेगा।
मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा और जो लक्ष्य 310 से बढ़ाकर 325 कर दिया है। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 344 के आसपास। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखें, 270 का टारगेट दिया है और मान रहे हैं कि इन्होंने जीएनपी के जो डाइवर्जेंस होते हैं इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया है। हालांकि कलेक्शन एफिशिएंसी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 96% के आसपास स्थिर देखने को मिली है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 355 का टारगेट दिया है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट, यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3,786 रुपए के लक्ष्य लिए 3,870 के करीब की क्लोजिंग है। मान रहे कि लगातार अगर आप देखें तो एक और क्वार्टरली अपडेट ऐसा है जहां पर स्लो ग्रोथ आपको देखने को मिली है। और अंत में बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 220 से बढ़ाकर 245 कर दिया। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल और वक्त है बड़े लंबे समय बाद पिक ऑफ द डे का। बड़े लंबे समय बाद इसलिए कि कभी तो पिक ऑफ द वीक आ जाता है, कभी पिक ऑफ द मंथ आ जाता है, कभी पिक ऑफ सीरीज आता है, पिक ऑफ द डे तो आता ही नहीं। तो आज पिक ऑफ द डे। आज गुप्ता साहब करेंगे शुरुआत। गुप्ता साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात सिंघवी जी, सुप्रभात सभी को। पिक ऑफ द डे देखिए सर, दीपक नाइट्राइट, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। अनिल जी, यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इकट्ठा ही आता हुआ नजर आया था, लगभग इसी लेवल से 2160 2150 के लेवल से। उसके बाद स्टॉक ने लगभग 150 रुपए का मूव दिखाया था और पिछले 4-5 दिनों में स्टॉक वापस से करेक्ट होकर, रिट्रेस होकर उसी सपोर्ट के आसपास बंद होता हुआ नजर आया है। मेरा मानना है इस लेवल से वापस इस स्टॉक में खरीदारी बनते हुए नजर आएगी और न केवल आजकल के नजरिए से बल्कि पोजिशनली भी ये स्टॉक यहाँ से एक बड़ी मूव दिखा सकता है। तो दीपक नाइट्राइट रहेगा मेरी तरफ से आज पिक ऑफ द डे। 2200 और 2240 रुपए के टारगेट्स रहेंगे आज और कल के लिए। 2135 के स्टॉप लॉस के साथ दीपक नाइट्राइट में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो दीपक नाइट्राइट है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय गुप्ता साहब की तरफ से आपके लिए। आइए स्वागत किया जाए बंसल साहब का भी। बंसल साहब नमस्कार, बनाए सर आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग दीपांशु। और मेरा अनिल जी पसंद का शेयर है एनएमडीसी। मेटल्स काफी अच्छे लग रहे हैं और एनएमडीसी पे खरीदारी की राय है। टाटा स्टील, सेल और दूसरे मेटल काउंटर्स जेएसडब्ल्यू स्टील भाग चुके हैं। एनएमडीसी को भी फोमो हो रहा है। कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 112 के टारगेट के लिए एनएमडीसी पे खरीदारी की राय। 112 के टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस, खरीदारी एनएमडीसी में। बंसल जी, लगता है कि कल का दिन आपका बड़ा नॉन इवेंट सा गया है। आज सुबह आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं, घर पे कुछ नहीं हुआ, कोई वॉक पे नहीं मिले आपको लोग, कहीं आपको बाहर किसी ने पहचाना नहीं, कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में ऐसा आपकी कल? नहीं अनिल जी हुआ है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें। अनिल जी पहली बात तो आपने कुछ दिनों पहले बोला था जी कि सब जगह चलता है वो किटी पार्टी में डिस्काउंट नहीं मिलता बंसल जी को। अनिल जी तो एक आंटी हैं, मतलब कि उनका बेटा बहुत बड़ा आईटी प्रोफेशनल है, मतलब कंपनी बना के बेची हुई है। हाँ। तो उनको सारे डिस्काउंट अनिल जी आपकी वजह से ही मिलते हैं और आपकी वजह से सारे डिस्काउंट मिलते हैं। कल उनके लिए भी। और अनिल जी घर पे वो आई थी घर पर और उनको देख के मेरी मम्मी भी मोटिवेट हो गई। तो टमाटर बहुत महंगे हो रखे हैं। हाँ, हाँ। तो सुबह अनिल जी मैं टमाटर बुक करने गया हुआ था आज 90 रुपए किलो में 3-3 किलो अनिल जी, 2-3 घर के लिए। बहुत ही बढ़िया। तो इसको क्या अनिल जी सुबह सुबह अपडेट दें जी, हिमांशु जी, इनके लिए दिक्कत हो जाएगी अनिल जी। वैसे आपका डिसीजन ओरिजिनल जो था अपडेट नहीं देने का वो सही था। सवाल मेरा ही गलत था, क्योंकि इन 4-5 इवेंट्स में कहीं कुछ कोरिलेशन मिला नहीं और हम उतने ही जानिए अभी भी है जितना ये जानने के पहले थे। जी कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी देखिए, ये गिफ्ट निफ्टी जब से शुरू हुई है अनिल जी, मैं आज सवेरे एसटीएक्स निफ्टी को ढूंढ रहा था 4-5 मिनट तक अनिल जी। एसटीएक्स निफ्टी का रेट खोजने का प्रयास करता रहा, उसके बाद याद आया कि अब इसका नाम बदल गया है। हाँ। तो अनिल जी अगर अचानक से कुछ गायब हो जाए तो अनिल जी नाम नहीं याद रहता है। हाँ। तो फाइनली अनिल जी एसटीएक्स गिफ्ट निफ्टी को देखा मैंने तो अच्छे मूड में है, तो मेरी भी खरीदारी की राय है अनिल जी। बढ़िया। और खरीदना है रेडिंगटन को। रेडिंगटन पर खरीदारी की राय है। चार्ट पर एक ब्रेकआउट काफी अरसे बाद आता हुआ देखा है। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का कंसोलिडेशन हुआ है और उसका ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है इस बार स्टॉक 200 को पार करेगा, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। 187 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 197, दूसरा टारगेट 205 रुपए।
197,205 दो टारगेट के लिए रेडिंगटन में करनी है खरीदारी। स्टॉक धीरे धीरे 140-150 से बढ़ता हुआ अब 200 की तरफ आगे। आइए सुमित जी का किया जाए स्वागत। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे ग्रासिम को सिलेक्ट करना चाहिए। ग्रासिम के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक ब्रेकआउट देने को तैयार है। एक अच्छा मोमेंटम कल देखने को मिला था और पिछले कुछ दिनों में भी लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 1790 का इसके अंदर नीचे में 1790 कल की क्लोजिंग के आसपास है। 1790 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो इसका सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 1755 के आसपास का बनेगा। 1755 के स्टॉप लॉस से ग्रासिम में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट इसका बनेगा ऊपर में 1840 का, दूसरा टारगेट बनेगा इसके अंदर 1870 का। तो आज और कुछ दिनों के लिए ग्रासिम में खरीदारी करें 1755 के स्टॉप लॉस से 1840 1870 के टारगेट्स के लिए। तो ग्रासिम खरीदारी करने की राय सुमित जी कल भी स्टॉक में दिखा अच्छा मजबूती का एक्शन। आइए अविनाश जी से भी समझ ले उनको कौन से शेयर्स में पसंद। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बैंकिंग में हमको एसबीआई पसंद है। इनफैक्ट अनिल जी येस्टरडे डेटा आ गया था कि पहले क्वार्टर ऑफ FY24 के लिए भी क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में ग्रो हो चुका है। हमारा मानना है कि क्रेडिट ग्रोथ जब तक 12-13% रहता है तब तक बड़े बैंक जैसे एसबीआई को काफ़ी फायदा होगा अपनी बैलेंस शीट इंक्रीज करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में जो पिकअप क्वार्टर है, पहले क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ये करंट फाइनेंशियल ईयर का, इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आपको डिसबर्समेंट्स में और लोन बुक में देखने को मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से करीबन 650-650 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है वो L&T है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक अभी डिफेंस के बड़े ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन कंपनी कर रही है। मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, डिफेंस का जो कॉम्बिनेशन L&T में है वो मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रांग है और आने वाले साल में ऑर्डर बुक भी बढ़ेगी और एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सो करीबन 2400 का अभी भाव चल रहा है। मेरे ख्याल से 2650 का एक नियर टर्म का टारगेट यहाँ पे भी बनता है। तो ये भी कोई भी गिरावट होती है तो यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइंस करना चाहिए। ओके, तो L&T और SBI दो दिग्गजों पर खरीदारी की राय आ रही है। अविनाश जी की तरफ से ग्रासिम पसंद आ रहा है, सुमित जी को रेडिंगटन, NMDC, दीपक नाइट्राइट, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जो पिक ऑफ द डे में हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए हैं आपको। कुछ और स्टॉक्स पर भी आपको बड़ा एक्शन दिखने वाला है। वेदांता, इनकी तरफ से अपडेट आया है और ओवरऑल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी ही हमने देखी है। लगभग सभी सेगमेंट के प्रोडक्शंस में इन्होंने बढ़ोतरी देखी है। चार्ट्स क्या कह रही हैं, क्योंकि कल मेटल्स के लिए अच्छा दिन था पर वेदांता ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं। हिमांशु जी, वेदांता 278 के लेवल पर कल दीप पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने लिटरली कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट मेटल्स में इस सेक्टर में मूव देखने को मिला। अगर मैं ब्रॉडली एक बात करता हूँ चार्ट देखकर तो बेसिकली 270-275 रुपए पर मल्टीपल सपोर्ट्स प्लेस्ड है। हमने देखा कि 275 से एक अच्छा रिबाउंड बनता हुआ भी नजर आया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दीप अपसाइड में जब तक 280 रुपए के ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन नहीं करता, 280-282 स्पॉट के लेवल्स हैं, तब तक शायद यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर ना आए। तो मेरे लिए ट्रिगर रहेगा 282 रुपए का लेवल। अगर उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है आज ही आने वाले 1 से 2 दिनों में तो ये स्टॉक मोमेंटम बिल्डअप करता हुआ नजर आ सकता है और स्टॉक 290 से 300 रुपए की तरफ जाने का पोटेंशियल रखता है। टिल दैट टाइम 275-278 ये एक रेंज है जहां पर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म में कुछ सपोर्ट्स प्लेस्ड है। ओके, तो ये है आपके लिए वेदांता पर व्यू। एक और मेटल स्टॉक जिसका अपडेट आया है हिंदुस्तान जिंक। सुमित जी जरा इसका चार्ट देख लें, कुछ ज्यादा खास अपडेट नहीं है, मिलीजुली परफॉर्मेंस रही है प्रोडक्शन को लेकर। चार्ट्स क्या कहती है सर हिंदुस्तान जिंक की? जो स्टॉक लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर अभी साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन जल्दी ये स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाएगा। 300, 308, 9 ये बाइंग रेंज है, ये बाइंग लेवल्स है। इस रेंज के बीच में कभी भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। ऊपर में 315 का लेवल टूटने के बाद 315 ये लेवल टूटने के बाद एक बढ़िया मूव बनेगा और 330 रुपए से लेकर 340 रुपए तक के मूव आने वाले समय में हिंदुस्तान जिंक में ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में पोजीशंस होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें, बहुत जल्दी इसमें एक बढ़िया ऊपर का मूव आने वाला है। ओके, ये है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक। दोनों मेटल्स के अपडेट्स आए हैं। कुणाल जी, एवेन्यू सुपरमार्ट का भी अपडेट आया, एक बार चार्ट पर आपकी भी राय लूंगा। 18% स्टैंड अलोन आय में बढ़त इन्होंने देखी है, कुल स्टोर काउंट भी इनका 327 हो गया है। कल तो कुछ ज्यादा खास किया नहीं, बट फिलहाल चार्ट्स क्या कहती हैं सर? देखिए दीपांशु, चार्ट पर हम लगातार एक सुधार होते हुए देख रहे हैं। नीचे के लेवल्स पर स्टॉक ने काफ़ी वक्त लगा करके एक बेस बनाया है और जिस तरह का बेस बना है मुझे लगता है कि ये समय ले रहा है,
लेकिन ये स्टॉक आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए मेरी खरीदारी की राय है। और मुझे लगता है कि स्टॉक में वापस से लाइफ टाइम हाई लेवल्स तो आपको देखने को मिलेंगे, उससे भी ज्यादा के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं मेरी तरह तो बिल्कुल इसमें निवेशित रह सकते हैं। और डिस्क्लेमर यह है कि लंबे समय से मेरा इसमें निजी निवेश। नहीं, आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं आप, मतलब कैसे, मतलब एक तो पेशेंट वो होता है जो धैर्य वाला होता है, एक पेशेंट होता है जो मरीज वाला होता है। हिंदी में कौन सा वाला पेशेंट है आप? अनिल जी मैं तो धैर्य वाला हूँ अनिल जी, इतने लोगों को सहना पड़ता है अनिल जी। और इसका सारा श्रेय अनिल जी बंसल जी जो को। लोग मेरे जीवन में हैं, हाँ। जो अनिल जी धैर्य का इम्तिहान हर पल लेते हैं अनिल जी, मैं या बंसल जी? उन्हीं की वजह से अनिल जी धैर्य मुझ में आ सका। नहीं कुणाल जी, धैर्य का इम्तिहान आपका सबसे ज्यादा कौन लेता है, मैं या बंसल जी? अनिल जी देखिए, आप तो अनिल जी इम्तिहान अलग तरह के लेते हैं अनिल जी। आप तो ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जिनके जवाब ही नहीं होते किसी के पास। तो आपका इम्तिहान अलग तरह का है, धैर्य का इम्तिहान का डिपार्टमेंट अलग लोगों के पास है। और अब उसके बाद अब ये फिर मेरे से निकला तो ये आता है कि ज्यादा कौन लेता है इम्तिहान? हाँ। बंसल जी या आशु जी? देखो अपने अपना विचार है, लेकिन हाँ पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट।